हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, है ना। जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे सेंड किया है व्हाट्सएप पे या कमेंट में लिखा था, है ना, आज मैं आप लोगों को उन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1.16। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.16 से। इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूब रखा हुआ है ना। एक उसने क्यूब लिया है जिसका प्रत्येक साइड का लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक साइड का लेंथ 20 सेंटीमीटर, टोटल साइड ये भी 20, टोटल स्क्वायर लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। और इस क्यूब को रखा है उसने एक्सिस के अलोंग रखा है, एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस। इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप। आई कैप मतलब वो तो एक्स के अलोंग हो गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस पूरे क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे जो है हम लोग गॉस लॉ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज तो दिया हुआ नहीं है ना। और तो हम लोग जो है यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है E.S वेक्टर के फॉर्म में, है ना, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को मैंने बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, है ना। फॉर्मूला आपका है phi E वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसी को आप लिखते हो ES × cos थीटा। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गई पूरी बात, ठीक है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना इसमें सरफेस होता है एक क्यूब में। तो 6 सरफेस होता है ना। 4 तो ऐसे हो गए, 1 2 3 4, है ना। 2 लेफ्ट और राइट में, 2 आगे पीछे और 1 ऊपर नीचे, 2 ऊपर नीचे हो गया। 6 सरफेस होता है एक क्यूब में, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, उस टोटल 6 सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा पहले उसको निकालेंगे, 6 ठो को, और उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहला हमने इसका निकाला, है ना। इसका फ्लक्स को मान लेंगे φ1, इसके फ्लक्स को मान लेंगे φ2, और ऊपर वाला जो सरफेस है उसके फ्लक्स को मान लेते हैं φ3, और नीचे वाला जो सरफेस है उसके फ्लक्स को मान लेते हैं φ4। और एक फ्रंट में हो गया, हम लोग के सामने जो सरफेस है उसको φ5 मान लेंगे, और एक पीछे जो रहेगा उसको मान लेंगे φ6। तो इस तरह से 6 फ्लक्स हो जाएगा, है ना। 6 फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग मुझे निकालना पड़ेगा पहले। तो चलते हैं φ1 निकालते हैं। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, φ ये है ES × cos थीटा। अब यहां पे देखना है कि पहला केस में यानी φ1 के लिए, ठीक है, φ1 के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है और एरिया वेक्टर किधर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस, और एस का वैल्यू किधर हो जाएगा? तो चूंकि पहला सरफेस हमने इसको माना है ना। और देखिए एक सरफेस इस तरह से है, ऐसा सरफेस है, ठीक है ना। तो उसका जो एरिया हम लोग मानेंगे वो इसके 90 डिग्री पर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने लास्ट कुछ ये सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सो है ना। फ्लक्स का ये एरिया का डायरेक्शन से मैंने बताया होगा, है ना। आप लोग को हमने बताया था कि एरिया जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये पहला सरफेस जो है वो इस साइड में है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी कि ये हो गया एस का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो गया एरिया वेक्टर भी, ठीक है। तो दोनों तो पैरेलल हो गया, तो दोनों जब पैरेलल हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री, आप लोग जानते हो। तो यहां पर ये E का वैल्यू ले लेंगे 3 इंटू 10 पावर 3, 3 इंटू 10 पावर 3 और इंटू एस। एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, तो हम लोग एस निकाल लेंगे। ये सरफेस जो है क्यूब का है, एक सरफेस कैसा होता है? तो स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, तो इसका एस उसके लिए आप लोग यूज करोगे ए का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का एरिया ए का स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर यानी ए का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में है तो 20/100 कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी ये कट गया 5 बार में, तो 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/25 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब इसमें यहाँ पे 1/25 और कॉस एंगल कितना है? तो 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब इसका ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर क्यूब बाई 25, और कॉस 0 का 1 होता है, तो 25 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया, खैर जो भी कुछ हो, है ना। ये आपका 5/1 आ गया यहाँ पे, ये 5/1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको अगर स्टेप में कर देते हैं, ये आपका हो गया 5/1 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर क्यूब बाई 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां तक मैंने निकाल दिया, ये 5/1 का वैल्यू हो गया। उसी तरह से अब निकालेंगे 5/2 को, तो आप लोग इस वीडियो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इसको मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लिया आपने, इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ लिख देते हैं 5/1 का वैल्यू आया था मेरा 3 इंटू 10 का पावर क्यूब बाई 25। चलिए नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 5/2 निकाल देते हैं, ठीक। तो 5/2 के लिए भी यहाँ पे हो जाएगा ई एस इंटू कॉस थीटा। ई तो मेरा वही रहेगा, है ना, इसके अलोंग है ई, तो ई के जगह पे ये पुट कर देंगे 3 इंटू 10 का पावर क्यूब। उसके बाद एरिया देखना है, एरिया तो मेरा वही रहेगा, क्योंकि ये सरफेस भी स्क्वायर के शेप में है, तो उसका एरिया वही रह जाएगा 1/25 इंटू कॉस 30। अब यहाँ एंगल के बारे में देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे ये सरफेस जो है आपका लेफ्ट साइड में है, सरफेस आपका ऐसा है, इस तरह से, ठीक है। तो इस
तो देखिए 3D फिगर में मैंने बताया था आप लोगों को, 3D फिगर में उसका जो नॉर्मल होता है हमेशा आउटवर्ड होता है, हमेशा सरफेस के बाहर। यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और इसका नॉर्मल होगा इधर की तरफ, और इसका होगा इधर की तरफ, इसका होगा नीचे की तरफ, हमेशा आउटवर्ड होता है, वहां से बाहर की तरफ। ठीक है, तो एरिया हो गया लेफ्ट साइड में ऐसे, एरिया लेफ्ट साइड में हो गया इसके लिए, और फील्ड मेरा है राइट साइड में, फील्ड हो गया राइट साइड में ई। तो अब ये अपोजिट हो गया, आप यहां देख सकते हो थीटा कितना बनेगा, तो 180 आप लोगों को पता है ना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब सिंपल यहां से cos 180 डिग्री, बात तो वही रहेगी यहाँ पे 3 इंटू 10⁻³ अब बाई 25, अब cos 180 का वैल्यू -1, यानी ये जो आंसर आया इसका ये नेगेटिव में आ गया। ओके, ये हो गया φ2 का वैल्यू। चलिए अब देखते हैं φ3 के लिए। φ3 मतलब ये है ना, आप लोग देख सकते हो एरिया चला गया ऊपर की तरफ और फील्ड आप है राइट में है ना, एरिया ऊपर और फील्ड राइट में, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल। तो यहां पर E इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, तो E का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ और S 1/25 और ये cos 90 0, तो पूरा खत्म, तो ये हो गया 0, φ3 का वैल्यू 0। सिमिलरली φ4 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ना, ये नीचे है और फील्ड मेरा 90 पे है, ऐसे इधर है, तो 90 एंगल बना। ओके, समझ में आ रही बात ना। अरे यार, ये जो इलेक्ट्रिक इसको जो नॉर्मल है ये नीचे ना होगा नॉर्मल, है ना, और फील्ड ऊपर में है, तो ये एरिया नीचे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली है ना, सिमिलरली आप लोग कह सकते हो सिमिलरली φ4 इक्वल टू 0, φ4 भी क्या होगा 0 होगा। चलिए, यहां तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए मिटाओ इसको, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। तो φ2 का वैल्यू मेरा आ गया -3 इंटू इतना बाई 25, और φ3 तो 0 और φ4 भी 0 हो गया। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब उसी तरह से आप लोग φ4 के बारे में भी, ये 5 के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, ऊपर ये एक बच गया आगे का फ्रंट में और एक पीछे का बच गया। ठीक है, तो सामने का जो सरफेस है ना, उसका नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, है ना, आप लोग की तरफ होगा बाहर की तरफ, और फील्ड किधर है, तो फील्ड इधर है, ऐसे देख लीजिए, फील्ड हो गया राइट साइड में और नॉर्मल आपका बन रहा है हम लोग की तरफ बाहर की तरफ, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये सिंपल में समझ में आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से ऐसा ऐसा बन रहा है, इस तरह का देख सकते हैं, है ना, ये नॉर्मल आपका आगे आगे की तरफ और वो चला गया राइट में, तो वहां भी 90 डिग्री बना और पीछे भी 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना, ये इधर की तरफ हो जाएगा और ये ऐसे वहां भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो φ5 ये भी आपका आ जाएगा ES इंटू कॉस 90 डिग्री, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, और φ6 भी है ना पीछे का, तो φ6 भी ये भी हो जाएगा ES इंटू कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो 4 तो 0 हो गया, है ना, और 2 तो हो गया नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, 6 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, अब इसको टोटल को ऐड कर दीजिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा
फ्लक्स फाई विल बी, ये फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इस तरह से फाई 6 तक। तो फाई 1 का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू नेगेटिव आया -3 इंटू 10⁻³ बाई 25। और बाकी तो 4 को जीरो है ना, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, चारों को ऐड कर दीजिए, है ना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में भी पूरा खत्म, तो आपका बच गया 0। तो नेट फ्लक्स हो गया 0। ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा फंडा है ना। यहाँ पे जो सरफेस है ना वो आप लोग की तरफ है, वो उसका नॉर्मल बाहर की तरफ होगा और फील्ड यह है राइट में, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा और पीछे वाले का भी 90, है ना, इस तरह से। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया, उसको समझ लिया। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये 1.17, क्वेश्चन नंबर 1.17। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है एक ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब वो ब्लैक बॉक्स किस शेप का है वो उसमें क्लियर नहीं किया है। किसी भी शेप का हो ब्लैक बॉक्स, वो तो होगा क्लोज सरफेस ही, है ना। तो उस ब्लैक बॉक्स से होकर के कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू उसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है वो गिवन है, गिवन। देखिए, एक ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है उस फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक ब्लैक बॉक्स है, जैसा मैंने बताया, है ना। इसका कोई शेप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक ब्लैक बॉक्स है, ये हो गया कोई ब्लैक बॉक्स। इस ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है ना, वो फ्लक्स इस तरह से पास कर रहे होंगे, ये फ्लक्स। तो जो फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू दिया है 8 इंटू 10 को इतना थे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा, यानी क्यू नेट, ये पूछ रहा है क्यू नेट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्लोज सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू नेट आपका आ जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। 5 का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू आप जानते हो 8.85 10 का पावर -12। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 8.85 और 10 का पावर 3 -12, ये आ जाएगा आपका 70.8 इंटू 10⁻⁹, है ना। इतना कूलम चार्ज आपका आ जाएगा। इसी को एनसीईआरटी बुक में जो है ना माइक्रो कूलम में लिख दिया है, ठीक है। तो माइक्रो कूलम में लिखने के लिए आपको यहाँ से 3 लेना पड़ जाएगा, है ना। 3 ले लेंगे तो 70.8 बाई 1000 में बाकी यहाँ बच जाएगा -6। तो -6 आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.07, है ना, अप्रोक्स में आ जाएगा और ये 10⁻⁻6। तो ये माइक्रो में हो गया, है ना।
तो माइक्रो में हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कूलम। यही आंसर दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एक ब्लैक बॉक्स है, क्लोज सरफेस जिसका है ना, उसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा था वो दिया हुआ है इतना, है ना। आपसे सिंपल चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिए लोग फॉर्मूला उसका, है ना, पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो देखिए, हाँ, इसमें जो है ये इस क्वेश्चन का दो पार्ट है, ठीक ना। तो ये आपका पार्ट ए है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट बी, इसको आप लोग नोट कर लिए। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट बी। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इसी क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है ना, वो फ्लक्स कहता है कि अगर जीरो हो, है ना, यानी इफ फाई ई इक्वल टू जीरो, देन क्यू नेट इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अगर एक क्लोज सरफेस है, उससे जो फ्लक्स पास कर रहा है उसका वैल्यू जीरो है, तो उसके अंदर का नेट चार्ज क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से सोचें कि फाई तो जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई तो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्रॉस कर दीजिए, तो क्यू नेट आपका कितना आ जाएगा, क्यू नेट ये आ गया जीरो, जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, है ना। यानी कि अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो है तो चार्ज का वैल्यू भी जीरो होगा, ये कहता है ना। तो इसका एक पक्ष ये भी है, कहता है कि देखिए, अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो है ना, तो चार्ज का वैल्यू जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं है ना। यहां पे देखिए, क्यू नेट जीरो होना चाहिए, चार्ज के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि जीरो है क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो होता है ना। लेकिन एक दूसरा केस देखो, अगर एक क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर जो है दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। जैसे मान लीजिए कि एक जगह है 5 कूलम और एक जगह है -5 कूलम, तो आप यहां क्या कहोगे कि चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो तो नहीं है, चार्ज दो ठो है ना, एक 5 कूलम और एक -5 कूलम है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज क्यू नेट ये जीरो जरूर है ना, क्योंकि नेट चार्ज निकालने के उसको जोड़ना पड़ता है ना, तो इसको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो नेट चार्ज तो जीरो हो गया, लेकिन चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज एक 5 का एक -5 का है, चार्ज जीरो कहाँ हुआ। चार्ज का मतलब सिंपल चार्ज, नेट चार्ज का मतलब सारे का एडिशन, टोटल का एडिशन होता है नेट चार्ज का मतलब, है ना। तो यही यहाँ पर क्या है, देखिए कि अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो है तो नेट चार्ज जीरो होगा, ना कि उसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज अगर नहीं रहेगा तो फ्लक्स जीरो होगा, और अगर रहेगा भी तो भी फ्लक्स जीरो हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ये समझ सकें, है ना। तो अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो दिया हुआ है तो ये कहना मुश्किल है कि उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, चलिए।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। और इसमें समझिएगा, है ना, चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है, फ्लक्स को जीरो होने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 1.19, ठीक है। उसमें कहता है कि एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है ना। गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है, ठीक है, हम उसके बारे में डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस है जिसका शेप है क्यूबिकल, है ना, क्यूब के शेप में है। उसके बाद इसका जो एज है, जो साइड का लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, है ना। इसके सेंटर पे रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो फ्लक्स पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स पूछ रहा है ना। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो क्यू नेट दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, और एज से हमको मतलब है नहीं, है ना। सिंपल सा हम देख रहे हैं कि ये तो सरफेस कैसा है, तो क्लोज सरफेस है, तो गॉस लॉ अप्लाई कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। वो माइक्रोकूलम में है तो इसको आप चेंज कर दोगे -6 कूलम में, है ना। आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए 2 मिनट। चलिए ट्राई कर लिया आपने, ट्राई किए, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट मेरा है 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। आप लोग को तो याद हो गया होगा वैल्यू, है ना। बाकी जो बचा आपका कैलकुलेशन 1.85 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 12। अब इसमें 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, तो यहाँ से ले लेते हैं, तो वहाँ पे 5 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20/8.85 और 10⁻5। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 2.25 और 10⁻5। ये आप निकाल रहे थे फ्लक्स, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले कितना बना चुके हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1.20, ठीक है। यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस दिया हुआ है ना, जो कि स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल शेप में, ये स्फेरिकल शेप में है। इसका रेडियस जो दिया हुआ है ये है 10 सेंटीमीटर, और इसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है ना, इसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है फ्लक्स, ये है -1 और 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फ्लक्स पास कर रहा है इतना। आप देख सकते हो फ्लक्स दिया हुआ है नेगेटिव में, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव बनेगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गई। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और फ्लक्स पास कर रहा है इतना, है ना। तो पूछ रहा है कि अगर इसके रेडियस को डबल कर दिया जाए, है ना, उसको बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए रेडियस को, यानी कि 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए। ये रेडियस इसका डबल हो गया, अब हो गया ये 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन इसका है, पार्ट 1। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, आपको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो क्यू नेट
बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। यानी कि क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है ना, वो नेट चार्ज पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो ये तो बदलने से रहा है, ये तो बदल नहीं रहा है ना। और नेट चार्ज को भी क्वेश्चन में चेंज नहीं किया है। किसको चेंज किया है? तो रेडियस को चेंज किया है, उसको डबल कर दिया है ना। तो अगर ये दोनों टर्म आपका कांस्टेंट रहा तो बाकी को आप चेंज करते रहो, घटा दो बढ़ा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। रेडियस को आप डबल कर दो या आधा कर दो या ट्रिपल कर दो या कितना भी टाइम्स कर दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यानी कि इन ए क्लोज सरफेस flux does not depend upon radius, वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है ना। देयरफॉर फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट, फाई, देयरफॉर फाई रिमेन्स कांस्टेंट। ये फाई जो है ये चेंज नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब कि फ्लक्स का वैल्यू यही रह जाएगा, है ना, जो दिया हुआ था -1 और 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ में आ गया, है ना। फ्लक्स का जो वैल्यू होता है किस पर डिपेंड करता है? तो नेट चार्ज पर डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। ये दोनों इस क्वेश्चन में कांस्टेंट रहा, है ना, उसको तो चेंज किया नहीं, तो फ्लक्स का कुछ चेंज नहीं रहेगा, है ना। यानी कि फ्लक्स जो है आपका वही रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं बिठा दूं, नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है वो पूछ रहा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज कितना है उसको फाइंड आउट करना है ना। तो फ्लक्स आपको पता है ना, चार्ज पूछ रहा है आपसे, तो गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। इसका बी पार्ट हो गया। पार्ट बी, इसमें क्यू नेट पूछ रहा है, क्यू नेट इक्वल टू व्हाट? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा? क्यू नेट इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई का वैल्यू -1 10⁻³ और इसका वैल्यू इन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 और 10⁻12 मल्टीप्लाई कर दो वही रह जाएगा वो, है ना। ये -8.85 और 10⁻³ -12, है ना, यानी -8.85 और 10⁻⁹ चार्ज है तो कूलम में। ये इसका आंसर समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है ना। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसको आप लोग नोट कर लिए और समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। तो ये था आप लोगों का ये एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट में लिखा था, है ना। मैंने उसको आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। उससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे कंपटीशन वगैरह में उस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है ना। वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। आखिर गॉस लॉ क्यों बनाया गया, है ना। तो उन सब का हम लोग यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और फिलहाल आप लोग जो भी क्वेश्चन आप लोग करते हो उसको देखिए, जो डाउट होता है आप लोग उसको मुझे पूछिए मेरे से, है ना। हम जहाँ तक हो सकता है उसको हम लोग आप लोग को हेल्प करेंगे, ठीक है।